और एक रेगुलर, जितना भी टाइम अभी है तो आपने एक रेगुलर स्ट्रेटजी बनानी है जिसको मतलब फॉलो करना मेन है, मेन जो है उसको आपने फॉलो करना है, अच्छे ढंग से आपने उसको फॉलो करना है। हम क्या करेंगे, जैसे मैं आज आपका फर्स्ट है तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं। हम कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेशन है, जिस चैप्टर हम डिसाइड करेंगे उसके फार्मूलेशन, सपोज मैंने आज आपको दिया था मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स चैप्टर दिया है, तो आज हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ मैं फिर इसमें एक डीपीपी शेयर करूंगा आज मैं। म्यूट है अनम्यूट है में? हाँ बेटा, मुझे म्यूट मत करो आप, मेरे दो सिग्नल होंगे फिर मेरी आवाज नहीं आएगी आप तक। आप जो है अपने वाला बटन देखेंगे, उसको टैग करना है आपने। तो वो व्हाट वाज आई सेइंग कि मैं आपको ये कह रहा था कि आपको क्या होगा कि यहाँ पर हम एक जो है इंपॉर्टेंट फार्मूलेशन पर एक रिव्यू किया करेंगे। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है? हाँ, कुछ बोलना चाहता है कोई? यस। देखो, तो उसमें आपको शेयर करेंगे कुछ टॉपिक, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करने के बाद मैं आपको एक डीपीपी दूंगा आज इस चैप्टर का, जो नेक्स्ट डे फिर जब भी क्लास आएगी तो उसमें हमारा उसका डिस्कशन रहेगा, और हर एक क्लास में ऐसा रहेगा। और ईच क्लास के बाद, डिस्कशन के बाद, मैं अपनी तरफ से भी कुछ जो क्वेश्चंस होंगे, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू टाइम, मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। और उसके बाद क्या है कि जिन बच्चों के डाउट होंगे वो रुक जाएंगे, बाकी अपना 1 आवर के बाद अपना अगर उनको लगता है कि डाउट लेना है तो डिस्कस करके ले सकते हैं, अदरवाइज बाकी जा सकते हैं। जिन्होंने अपना डाउट पूछना है वो अपना डाउट के लिए रुक सकता है। और हम एक प्रैक्टिस बेटा और करेंगे कि जैसे मान लो आपको कोई डाउट हो तो डाउट यहाँ पूछने की बजाय, बिकॉज यहाँ बहुत सारे लोग होंगे तो आप डिस्कस करोगे तो सारा कुछ जो है मिसमैनेज ना हो जाए, इससे बेटर है कि मैं अपना नंबर शेयर करूंगा आपको व्हाट्सअप, उस पे जिस जिसके जो डाउट होंगे वो आप उस पे शेयर कर देंगे, जिससे नेक्स्ट क्लास में मैं सबके लिए वो ओपन कर दूंगा वो क्वेश्चन, तो हमारे सबके लिए वो क्वेश्चन भी ओपन हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट जो भी शेड्यूल अभी आपको मिलेगा उसके बाद हर एक चैप्टर का जो आपका जो भी पोर्शन होगा उसका टेस्ट होगा, फिर वो टेस्ट और डिस्कशन भी करेंगे। तो स्टार्टिंग में सारा सिलेबस हम ऐसे करके फिर फाइनली हम वो जो है फुल सिलेबस का टेस्ट करेंगे। तो विग्रसली आपने इसको फॉलो करना है, ये आपके बहुत काम आएगा। और ये जो है जैसा आप पहले पढ़ रहे थे उसी तरीके से आप टोटली रूटीन बना के करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा इस चीज का, इसीलिए ये चीज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो, बड़े ही आज नवे नवे थे नहीं, यहाँ आइडिया नहीं लगे। प्रेजेंटेशन शो को हेलो, होस्ट कौन है आज? होस्टिंग कौन कर रहा है? हेलो हर्ष सर, होस्टिंग कौन कर रहा है? हर्ष सर है, मधु मैडम में कौन है? हेलो बच्चों, सुन पा रहे हो मुझे आप? मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ गया ना? स्क्रीन भी जो है शो हो रहा है? यस सर। ओके बेटा, लेट स्टार्ट। ओके,
बेटा ये एनाकोन है। यस सर। हाँ, ये मुझे म्यूट कर रहे हैं बार बार कुछ, है ना, मुझे म्यूट करेंगे तो सुनेंगे कैसे स्टूडेंट्स। हाँ थोड़ा ध्यान दो बेटा, मुझे म्यूट नहीं करना। और मेरी भी ना दो स्क्रीन आ रही होंगी, जिसमें से स्क्रीन में से दोनों टिक करके देख लेना, जो आपको शो हो रही है उसी पे आपने जो है टैग करना है, अदरवाइज आपको मेरी स्क्रीन जो है वो नहीं दिख पाएगी। और किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, फर्स्ट क्लास है तो किसी को प्रॉब्लम आए तो वो आपका शेयर कर लेना, जो हमारा एडमिन स्टाफ है उससे शेयर करना कि ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो आपकी वो शॉर्ट आउट कर देंगे प्रॉब्लम। बेटा सभी के लिए स्क्रीन जो है वो शो हो रही है, अभी मैं स्टार्ट करूं? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले बेटा मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, जो हम मोल कंसेप्ट टॉपिक करते हैं। मोल कंसेप्ट में आप प्रॉब्लम जो है सोल्व करेंगे, दो टाइप से सोल्व कर सकते हैं। यू कैन सोल्व बाय टू टाइप्स। वन इज द जो आपका बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से करते हो आप, कोई भी इक्वेशन है तो बैलेंसिंग करते हो आप, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। एंड सेकंड मेथड जो हम करते हैं वो इक्विवेलेंट कंसेप्ट से करते हैं। कैसे? सपोज जैसे कोई भी एग्जांपल है, जैसे मान लो मैं आपको रिएक्शन करवाता हूं, कोई भी रिएक्शन करते हैं अपने A+2B, सपोज रिएक्ट करके C प्रोडक्ट बना रहा है। क्लियर? अगर ये बैलेंस इक्वेशन है, अगर आपको इन दोनों का रिएक्शन से, इन दोनों की रिएक्शन से आपको रिजल्ट निकालना है कि A के इतने मोल लग रहे हैं, B के कितने लगेंगे, देन अगर ये कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीशन होता है रिएक्शन का, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B, और जो इसका कोफिशिएंट है वो इधर कर देंगे और इसका कोफिशिएंट इधर कर देंगे, फिर जो भी डेटा दिया होता है उससे आप उसको बैलेंस कर सकते हो। बट अगर इसी में आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज करते हो तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में आपको कोफिशिएंट का ध्यान नहीं देना होता, उसमें इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आप इक्विवेलेंट ऑफ बी करते हो। एक बड़ी चीज जो है इस चैप्टर में वो आपको ये ध्यान रखनी है, सारा आपने पहले कर रखा है, अब आपको दोबारा रिवीजन में ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कैसे करना है। मोल से बैलेंसिंग करके करना है तो आपने दोनों के मोल, जिसकी भी रिएक्शन करा रहे हो, मतलब सी का करवा रहे हो तो सी का ले सकते हो, ए बी का करवा रहे हो तो ए बी का ले सकते हो, बट उनके कोफिशिएंट को इनवर्स डाल करके और आपने सोल्व करना है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट से सोल्व करते हो तो इक्विवेलेंट जो है ए इक्वल टू इक्विवेलेंट बी लेकर के आपने सोल्व करना है। इसमें दूसरा पॉइंट आपका आएगा जब भी, अभी प्रॉब्लम के सैंपल भी उठाएंगे हम कुछ, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से गो थ्रू कर ले। जब भी किसी चीज के आगे ग्राम लगा हो, जैसे किसी एटम के आगे ग्राम लगाओ बेटा, एटम के आगे ग्राम, तो इसका मतलब ग्राम एटम का मतलब उसको मोल कंसीडर करना है आपने। जैसे ग्राम मोलिक्यूल लिखा हो, किसी के आगे ग्राम लगा हुआ है तो इसका मतलब वो मोलिक्यूल कंसीडर नहीं करने, वो मोल कंसीडर करने। एक आपने ये चीज ध्यान रखनी। थर्ड जो थिंग है आपका, तीसरा पॉइंट ये करना है कि आपको एन फैक्टर के लिए स्पेशली ध्यान रखना है, एन फैक्टर के लिए, क्योंकि एन फैक्टर का यूज हर एक कंसेप्ट में आएगा। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हमने किया था, इक्विवेलेंट वेट किसी का भी निकालो, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालते हो, ई मतलब इक्विवेलेंट वेट, तो आप उसके फार्मूला वेट लेते हो और एन फैक्टर से डिवाइड करते हो, तो एन फैक्टर का एक बड़ा यूज होता है। तो एन फैक्टर को क्लियरिटी से समझना है कि एन फैक्टर जिसके लिए भी आप निकालो, चाहे आपका रिएक्टेंट हो चाहे आपका प्रोडक्ट हो, उसके पर स्पीसीज ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखना है आपने। जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूं, एक इलस्ट्रेशन करते हैं कि सपोज आपको रिएक्शन दिया गया अमोनिया फॉर्मेशन, N2 3H2 2NH3 बनाया। अब आपको किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अगर आपको नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट निकालना है, यू वांट टू सोल्व द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, सो यू कैन गो इन दिस डायरेक्शन एंड you can see the oxidation number of nitrogen here. Here is oxidation number of nitrogen is 0, and here in this compound oxidation number of nitrogen ammonia is -3. Now you want to check the n factor for nitrogen, so show the difference। 0 और 3 में डिफरेंस कितने का आएगा आपका? 3 का। तो n फैक्टर आपका 3 आया, बट यहां काउंट करोगे कि एटम कितना है आपका। जैसे नाइट्रोजन 2 है तो 2 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। इट मींस
इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का जो आप एन फैक्टर यूज करेंगे वो 6 करेंगे, 3 नहीं करेंगे, 6 करेंगे। बट इसी रिएक्शन में अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको ऐसे चलना है, अमोनिया, अमोनिया से आपको नाइट्रोजन में आना है वापस, और अमोनिया के लिए कैलकुलेट करना है, देन आप चेक ऐसे करोगे, अमोनिया को नाइट्रोजन के लिए देखोगे। अगेन देखो, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और यहां नाइट्रोजन का 0, तो डिफरेंस आ जाएगा यहां पर एन फैक्टर 3 का। बट इन अमोनिया ओनली 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट, इट मींस ये ऑप्शन चेक नहीं करना। जैसे यहां आपने स्पीसीज देखी थी N2 की, तो यहां पर आपका 3×1 हो जाएगा। तो आपने जो भी चेंजेस देखने होते हैं बेटा, वो पर स्पीसीज देखने होते हैं, और उस पर स्पीसीज में जितने एटम होते हैं उसका आपको मल्टीप्लाई करना होता है। सपोज अगर मैं ये आपको कह दूं कि Cl2 से आप Cl नेगेटिव कन्वर्ट कर दो, देन आप एन फैक्टर कैसे बनाओगे बताओ आप? मान लो Cl2 का निकालना है तो क्या निकालोगे, और Cl का एन फैक्टर क्या निकालोगे? Cl2 का कैसे चेक करोगे? हाउ कैन वी चेक? सपोज इफ यू वांट टू द एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन, देन सबसे पहले आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे, तो कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? 0, और यहां पर क्लोरीन का -1। तो अगर आपको क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल के लिए देखना है तो 0 और 1 डिफरेंस आया 1 का, बट यहां पर क्लोरीन 2 है, दैट्स वाई वी यूज एन फैक्टर 2। ओके सर। बट ओके, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है आपको? ये बीच में Yes, ऐसे क्यों sir. आ रहा है? नो लॉन्गर। अब देखो क्लोरीन, अगर सपोज आपको सिर्फ Cl का निकालना है तो Cl में देखो फिर -1 और 0, डिफरेंस कितने का आया? 1 का। डिफरेंस 1 का आया, बट क्लोरीन 1 ही है इस बार, तो इसके लिए लेंगे तो एन फैक्टर 1 लेना है। तो एन फैक्टर को बड़ा ध्यान से यूज करना है आपने, क्योंकि बड़ा यूज होता है एन फैक्टर का। तो आपको एन फैक्टर जिस भी स्पीसीज के लिए देख रहे हो वो किस में चेंज हो रही है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज होता है, और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो एक आपके लिए बड़ा सर। हाँ बोलो सर, दूसरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, आपकी नहीं है। ये कोई बच्चा फिर वो कर देता है ना उसमें, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। पहला डे है, कुछ बच्चे ही प्रॉब्लम फील कर रहे हैं ना। अगर कोई न्यू ज्वाइन कर रहा है ना, उसकी वजह से हो रही है प्रॉब्लम। हाँ कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है, कुछ बच्चे सीख जाएंगे ना। सर की स्क्रीन ढूंढ के पिन कर ले उसे। सर की स्क्रीन पिन कर लो जिसको दिख नहीं रहा है। हाँ जिसको बेटा नहीं दिखाई दे रहा है ना, उसमें मैं जो होंगे मेरी 2 दिख रहे होंगे, 2 ऑप्शन, तो उसमें उस दोनों पे टिक करके देख लो। जो शेयर हो रही है उस पे आपने आना है, उस पे स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिसको नहीं मिल रहा है। क्लियर बेटा? बाकी को दिखाई दे रही है ना? यस सर। हाँ बेटा, तो एन फैक्टर Yes, sir. आपने एन फैक्टर के केस में स्पेशली ये चीज ध्यान रखनी है। अब क्या होगा कि आज मैं आपसे क्या शेयर करूंगा, जैसे आज की क्लास के बाद मैं आपको एक डीपीपी दूंगा इससे रिलेटेड, और डीपीपी में आपने क्या करना है, डीपीपी को सोल्व करना है। तो नेक्स्ट टाइम वो सारी पॉइंट हम दोबारा डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के, फिर अगली क्लास के लिए फिर मैं इसी तरीके से बताऊंगा। तो नेक्स्ट देखो बेटा, फिर हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ बोलो बेटा, मुझे आवाज आ रही है आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, देखो आपके पास 2 मेरी, हाँ आपके पास 2 आईडी होंगे, उसमें दोनों में क्लिक करके देखो, दोनों में एक शेयर होगी आपको, एक में शो होगी, करके देखो आप। SN की 2 हो रही होंगी, उसमें एक में पिन करो बेटा। अगर नहीं हो रहा है तो 1 बाय 1 करके देखो, दोनों में एक हो जाएगा। हो गया? आराम से बेटा, आराम से, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम होगा, थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को होती है स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम में, तो उसके अंदर फिर आप करोगे तो फिर इजी हो जाएगा। आप जिन बच्चों को जो अभी दिखाई दे रहा है ना, उन्होंने सही पिन कर दिया है, उसमें 2 होंगे, उसमें से आपको मेरी 2 आईडी में से एक में आपको मैं शो होऊंगा, दोनों में 1 बाय 1 करके देख लो। हाँ बेटा, इस चीज के अंदर आपका दूसरा पॉइंट जो आएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको मोल कंसेप्ट तो लिया ही है, और मोल कंसेप्ट के साथ साथ हमने क्या लिया है, दूसरी चीज मैंने रिडॉक्स डाला था आपका, क्योंकि रिलेटेड चैप्टर हैं दोनों।
आवाज बेटा बंद कर देना है सभी ने, आपने अपना उस जब आपको कुछ पूछना हो तभी शो आपने ऑन करना है उसको। देखो बेटा जो रिडॉक्स है, रिडॉक्स में स्पेशली जो है ऑक्सीडेशन नंबर आपने करने हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर में स्पेशली कुछ स्ट्रक्चर आपने काफी इंपॉर्टेंट करनी है। मैं स्ट्रक्चर आपको रिपीट कर रहा हूं जो जो आपने करनी है। थायोसल्फेट आयन, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl, CaOCl2, C3O2, और आपका आ जाएगा मार्शल एसिड, कैरो एसिड, H2SO5 कैरो एसिड, H2S2O7, ये कुछ जो है काफी DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, तो ये कुछ जो है। और एक आपका आ जाएगा एक BR डबल बॉन्ड O वाला, इसका स्ट्रक्चर कर लेना आपने, इनमें से काफी पूछा जाता है आपसे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो आपने शेयर करने हैं। तो अब देखो आप, इसके लिए क्या है, जब भी स्ट्रक्चर से बनाते हो तो कुछ रूल मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। रूल, जब भी बेटा दो एक जैसे एटम होते हैं तो पर बॉन्ड ए और ए अगर होता है, पर बॉन्ड 0 ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है अगर सेंट्रल में हो, सेंट्रल लाइन में हो ये। अगर ए और बी अलग अलग होते हैं तो बी अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप पर बॉन्ड बी को -1, ए को +1 देते हैं। ए और बी के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन पर बॉन्ड चार्ज दो देंगे, -+2 इसको, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को इसको -2। बट अगर यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपोजिट साइड हो, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, देन आप इसका नंबर देंगे वो आप 0 देंगे। तो इन 4 रूल को ध्यान में रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का बेटा सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो स्ट्रक्चर क्लियर करोगे तो CHHNC। स्ट्रक्चर से कभी भी आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। सपोज आपको इस N का या इस कार्बन का और इस N का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया आपसे, तो आप कैसे निकालोगे? देखो N और C ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की है तो -1, इसमें भी -1, और यहां पर देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस की तरफ है तो 0 आएगा। इधर -1, इसका +1, इसका +1। तो ओवरऑल देखो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, इस साइड वाले कार्बन का +2 आ गया, और अंदर वाले नाइट्रोजन का इधर से, फिर इधर से भी देखना पड़ेगा आपको। कार्बन और नाइट्रोजन में हेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन कार्बन, देन हेयर -1 अगेन आ जाएगा, तो नाइट्रोजन का जो आएगा -3 आएगा, -3 +2। सिमिलरली जैसे एज आई गिवन यू डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO सॉल्वेंट होता है काफी इंपॉर्टेंट, इसमें सल्फर का पूछा जाता है, तो SO और CH3, ड्रॉ द स्ट्रक्चर CH3 SO। अब SO में देखो 2 बॉन्ड है कोवलेंट, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है तो -2 +2। CH3 कार्बन और CH3 कार्बन, देखो यहां पर जो है जस्ट पे मोर अटेंशन फ्रॉम हेयर बिकॉज CSI इन तीनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होता है। मैंने याद करवाया होगा आपको, सर्किल सब इंस्पेक्टर तीनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होता है 2.5। तो अब यहां पर कैसे करोगे? यहां पर देखो कार्बन है और सल्फर है, तो कार्बन और सल्फर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये वाला रूल कैसे फॉलो करें हम? देन आप जिसमें ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आएगा उसको माइनस दोगे, जिसमें कम आएगा उसमें प्लस। तो कार्बन से ज्यादा सल्फर जितना पीरियोडिक टेबल में इधर होते हैं, जितना राइट साइड में होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा
ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन और सल्फर में सल्फर को -1 दूंगा और कार्बन को +1 दूंगा। तो -1 +1, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। हियर यू कैन सी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 0। जितने मैंने आपको करवाए होंगी स्ट्रक्चर वो सारी करनी है, बट इन पर स्पेशली ध्यान देना है। मैं कुछ आपको सैंपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तो जब आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है देन कैसे देखोगे, और जब आपका स्पेशली स्ट्रक्चर बेस होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ जाती है देन कैसे देखोगे। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम के कुछ एग्जांपल और भी हैं आपके पास। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम का एग्जांपल PH3 होता है। PH3 हिंदुस्तान पेट्रोलियम से याद कराया था मैंने आपको। पीएच में हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। देन अब क्या करें हम, जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसको माइनस दोगे, और हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल दोनों का शो करता है, तो क्लियर कट है कि हाइड्रोजन से ज्यादा फास्फोरस, बिकॉज पीरियोडिक टेबल में इधर है, तो फास्फोरस जो है उसको -1 दोगे, हाइड्रोजन को +1, सब जगह से -1 +1 आ जाएगा। तो फास्फोरस का -3। एक बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो आप हाइपोक्लोरस एसिड वाला HOCl। इसमें देखो ऑक्सीजन और क्लोरीन में, तो क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो इसको -1 दोगे, क्लोरीन हेयर +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। हाइड्रोजन तो क्लियर ही है, तो ऑक्सीजन का -2 और क्लोरीन का +1। इस टाइप से आप एग्जाम्पल जो है NCl3, देखो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल NCl3, नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। देन आप कैसे देखोगे, जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा बेटा उसको माइनस देना है, और मेटेलिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली, तो नाइट्रोजन और क्लोरीन में दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, बट नाइट्रोजन छोटा है इसलिए -1, क्लोरीन को +1। इट शुड बी नोटेड कि क्लोरीन और नाइट्रोजन में क्लोरीन को +1 मिलेगा और नाइट्रोजन को -1। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम बड़ी इजीली सोल्व होंगी। कैसे, सपोज मैं आपको कहूं कि आप NCl3 का हाइड्रोलिसिस करो, तो अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे प्लस माइनस पता होगा बेटा, तभी तो कर सकते हैं हम। HOH, तो नाइट्रोजन और क्लोरीन में दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, बट जो क्लोरीन है, क्लोरीन बड़ा है, नाइट्रोजन छोटा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा लेंगे, इसको माइनस कंसीडर करेंगे, इसको प्लस कंसीडर करेंगे। इधर हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस, तो आप देखो ये HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और जो आपका HCl नहीं, प्लस प्लस है, प्लस प्लस वाला नहीं जाएगा, H जो होगा वो N के साथ जाएगा, तो NH3 बन जाएगा, और ये हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा HOCl। तो ऐसे काफी चीजें आपको काम आती हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ रहा है बेटा, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको, सभी बच्चों को स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कुछ बच्चों का स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, तो वहां जाके पिन करें जहां मैं आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे, जो मैं लिख रहा हूं वो सारा दिखाई दे आपको। क्लियर? यस सर, यस सर। यहाँ पर बेटा, यहाँ किसी का डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। तो किसी का अगर कोई डाउट है तो मेरे से शेयर कर सकता है, अभी बोल सकता है, पूछ सकता है। एनीवे चलो कोई बात नहीं, आज कर लेना, कल वाली क्लास में पूछ लेना, अपने लेके आना। और मैंने बताया ना, जैसे मैं अभी नंबर शेयर करूंगा उस पे आप जो है वो अपना डाउट शेयर करना कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकूं। दूसरा देखो, जब आप रिडॉक्स जाएंगे तो रिडॉक्स में आपको बैलेंसिंग आएगी इक्वेशन की, बैलेंसिंग। इसका हिंट देख लो, जब आपको बैलेंसिंग करनी होती है तो बड़ी से बड़ी इक्वेशन जब आपको बैलेंसिंग करना होता है, तो बैलेंसिंग में जैसे A+B दे दिया, बैलेंसिंग करना है जो भी आपका है, तो आप क्या करो, रिएक्टेंट के एन फैक्टर निकाल लो, इसका एन फैक्टर 1 और इसका एन फैक्टर सपोज 2, और इनके कोफिशिएंट बना दो, तो डायरेक्ट आपका एन फैक्टर से बड़ा हेल्प मिलेगा बेटा आपको, बड़ी जल्दी क्वेश्चन शॉर्ट आउट होगा और सोल्व हो जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल, सपोज मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, KMnO4 रिएक्ट कर रहा है फेरस सल्फेट से मीडियम H2SO4 की प्रेजेंस में, ये सपोज XYZ है, और ये बना रहा है आपका फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट साथ में बना रहा है आपका Mn, एसिडिक मीडियम में, तो MnSO4 प्लस
आपका बाकी चीजें बना लो, जैसे आप K2SO4 और बेटा H2 आ गया। देखो अब इतनी बड़ी क्वेश्चंस आ गई आपके पास सपोज एग्जाम में, और एग्जाम में उसने पूछ लिया कि आप बैलेंसिंग बताओ, XYZ का कोफिशिएंट बताओ। तो वेरी सिंपल, आपका एन फैक्टर पता कर लो KMnO4 का और फेरस सल्फेट का, आपको आता ही होगा। रिपीट भी कर देता हूं, मैग्नीज देखो, मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और यहां मैग्नीज का +2 है, तो +7 और +2 डिफरेंस हुआ 5 का, और मैग्नीज एक ही है तो एन फैक्टर इसका हो गया 5 × 1। फेरस सल्फेट का देखो, फेरस फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +2 और यहां फेरिक सल्फेट का आ रहा है +3, तो फेरस का +2 फेरिक का, हमें तो फेरस का चेक करना है ना, कितने का डिफरेंस आया, +2 और +3 1 का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आया, इट मीन फेरस 1 ही प्रेजेंट है, तो एन फैक्टर आपका 1 × 1। तो देखो आपको एन फैक्टर पता लग गए तो आप इनको रिवर्स कर दो, बाकी अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। अब मैं इसका एन फैक्टर यहां ले जाऊंगा, एन फैक्टर 1 यहां ले जाता हूं, तो 1 KMnO4 और इसका एन फैक्टर इधर ले जाऊंगा 5 फेरस सल्फेट। बाकी आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर दो, आपका बैलेंस हो जाएगा। H2SO4 कुछ मत लिखो अभी आप, Fe2SO4 थ्राइस, MnSO4 प्लस K2SO4 और H2 आ गया। देन देखो यहां देखो Mn1 है तो यहां भी Mn1 लगा दिया, यहां फेरस 5 है, यहां Fe2 है तो 2.5 हो गए, क्योंकि 2.5 × 2 5 हो जाएंगे। अब क्या कर दो आप, भाई ये 2.5 फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन रिमूव कर दो, तो सारे की इक्वेशन सारी की सारी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी और कोफिशिएंट भी आ जाएगा। तो 2 KMnO4 10 FeSO4, इनको रहने दो, जिसको चेंज किया है ना बस उसी को, बाकी तो हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। बस मैग्नीज और फेरस वालों को बैलेंस करो, 2.5 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 5 Fe2SO4 थ्राइस 2 MnSO4, बाकी आपका हिट एंड ट्रायल से बैलेंस हो जाएगा। तो देखो अब बाकी भी बैलेंस कर दो, कैसे बैलेंस करोगे, बाकी सपोज आपको सल्फेट बैलेंस करना है या H2 बैलेंस करना है या K2 बैलेंस करना है, K हो गया आपका 2K हो गया। आपको सल्फेट बैलेंस करना है, देखो इधर सल्फेट कितना आ रहा है, 5 3 जा 15, 15 और 2 ये हो गए, 15 और 2 17 और 1 ये हो गया सल्फेट 18, और यहां देखो कितने आ रहे हैं सल्फेट 10 ही है तो ये 8 हो गए, 18 सल्फेट बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो 8 H2 है तो 8 हो गया। ऑक्सीजन भी अपने आप बैलेंस हो चुका होगा, सल्फेट कर दिए 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। मैंने क्या किया, 2 ही स्टेप किए, समझाने में जरूर टाइम लगा आपको थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन आप जब खुद करोगे तो बहुत इजी। आपने सिर्फ क्या किया, KMnO4 बड़ी सी बैलेंस रिएक्शन दे रखी थी, उसका बैलेंसिंग ढूंढना था, आपने सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकाल लिए, वो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, एज आई जो है स्टडीड यू एज आई टॉट यू की भी आप सीधा डायरेक्ट निकाल लो एन फैक्टर का क्रॉस कर दो, लिख दो रिएक्शन एन का एक साइड में, रिएक्टेंट साइड में लिख करके एन फैक्टर, दूसरी साइड उन्हीं चीजों को बैलेंस कर दो। फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन रिमूव कर दो, बाकी बैलेंस अपने आप हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। तो सबसे शॉर्टकट मेथड आपका बैलेंसिंग का ये रहेगा, तो आपको आयन एक्सचेंज मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं है, नो नीड। आपको कंपटीशन में क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने। तो एक आपके बैलेंसिंग के आएंगे, एक आपके ऑक्सीडेशन नंबर के आएंगे। मोल कंसेप्ट में जो आएंगे वो आपके मोल कैलकुलेशन तो है ही, मोल कैलकुलेशन के साथ लिमिटिंग रिएजेंट के प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एक चीज और बता देता हूं आपको कि कई बार क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन, ये इस टाइप की रिएक्शन आती है, डिसप्रोपोर्शनेशन, और एक होता है कम प्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन एंड कम प्रोपोर्शनेशन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन में सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, और यहां पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्पीसीज वापिस सेम स्पीसीज में आती हैं, मतलब इसका उल्टा हो जाता है। जैसे मैं लिखूं आपको अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट को अगर आप हीट करोगे, नाइट्राइट है तो नाइट्रोजन बनेगा और H2O बनेगा। अब इस रिएक्शन को ऐसे देखो और ऐसे देखो, इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं N2 + H2O और NH4 NO2। तो आप क्या देख सकते हो, जब भी आप ऐसा केस देखो कि साल्ट दिखाई दे रहा है अमोनियम नाइट्रेट, पीस कर दो, आप टुकड़ों में तोड़ दो उसको,
फ्रेगमेंट कर दो तो NH4 पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव आ जाएगा। इससे आपको इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में काफी हेल्प मिलेगी। और यहां देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां 2 नाइट्रोजन है, एक अमोनियम नाइट्रेट एक नाइट्राइट, तो अमोनियम में निकालो आप NH4 पॉजिटिव है, सपोज नाइट्रोजन का X +4 = +1 तो X = -3, इस नाइट्रोजन का आ रहा है -3 और इस नाइट्रोजन को देखो NO2X -4 +3 आ गया। तो यू कैन सी कि यहां से नाइट्रोजन -3 रिडक्शन हो रहा है, यहां से नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सेम स्पीसीज ऑक्सीडेशन और रिड्यूस हो रही है, इट मीन ये डिस्प्रपोर्शनेशन है आपका। लेकिन इसमें देखोगे सेम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्पीसीज सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाले में जा रही है, मतलब बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेशन का अपोजिट है, रिवर्स है। जब डिस्प्रपोर्शन का रिवर्स होता है तो उसको कम प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। ऐसे केसेस में जब कभी भी आपको एन फैक्टर निकालना हो तो आप सेम स्पीसीज के एन फैक्टर निकाल के N1 × N2 अपॉन N1 + N2 का सिंपलेस्ट रेशियो ले सकते हो। N1 × N2 अपॉन N1 + N2 डायरेक्ट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने का डायरेक्ट प्रॉब्लम आता है बेटा आपका। सपोज ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वही एग्जांपल मैं शेयर करूंगा आपसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि क्लोरीन की डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है जो लिख रहा हूं मैं पी ब्लॉक में। NaOH जो है कॉन्सेंट्रेट NaOH से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो कन्वर्ट होता है बेटा NaCl मतलब क्लोराइड आयन बनाता है और साथ में क्लोरेट आयन बनाता है NaClO3। Here you can see this is the disproportionation reaction because यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। क्लोरीन इज रिड्यूस इनटू -1, जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहे होते हैं तो रिडक्शन होता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहे होते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन होता है और जब कम हो रहे होते हैं तो रिडक्शन होता है। इट मींस ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब मुझे सपोज Cl2 का इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, या सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन इन दिस रिएक्शन, बट यू नो दिस रिएक्शन इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नाउ यू कैन कैलकुलेट द एन फैक्टर। यहां पर क्लोरीन का एन फैक्टर निकालो N1। क्लोरीन 0 से -1 डिफरेंस आया 1 का, बट क्लोरीन 2 है तो N1 2 आ गया। फिर आप सेकंड वाले में निकालो क्लोरीन का, इस वाले केस में देखो 0 से +5 तो N2 का डिफरेंस आ रहा है 5 का, N2 क्लोरीन है तो 10 हो गया। अब हमें टोटल एन फैक्टर निकालना है डिस्प्रोपोर्शनेशन में, तो N मैंने क्या बताया आपको N1 × N2 N1 + N2, तो N1 देखो कितना है 2 और इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 + 10 तो कितना हो गया देखो बेटा आपका 2 × 10 20 हो गया और ये 12 हो गया। तो किससे कैंसिल करें हम, तो हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 15, सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया तो एन फैक्टर आ गया। तो यहां पर क्लोरीन का एन फैक्टर 5/3। अब मुझे सपोज इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर हो जाएगा। तो फार्मूला वेट क्लोरीन है तो 35.5 71 हो गया टोटल, और एन फैक्टर निकाल लिया आपने 5/3, तो आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वाले केसेस में भी ऐसे कर सकते हैं, 71 × 3/5 से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपका रिडॉक्स वाला है उसमें अकॉर्डिंग टू माय थॉट 3 टाइप की कंडीशंस बन सकती हैं। या तो आपसे एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा बेटा कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ये कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, और दूसरा टाइप ये हो सकता है कि आपका कोफिशिएंट पूछे जाएंगे, बैलेंस इक्वेशन होगा, एंड थर्ड जो है आपका एन फैक्टर पूछा जाएगा, किसी भी स्पीसीज का एन फैक्टर पूछ लिया, एंड फोर्थ एन फैक्टर पता लग जाए तो हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? किसी को डाउट हो यहां पर पूछ सकता है, एनीबॉडी कैन आस्क अबाउट एनी डाउट। तो आप जो है यू आर सपोज टू मेक शॉर्ट नोट ऑफ ईच चैप्टर, 1 पेज के 1 चैप्टर में, जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एग्जाम से पहले जब पढ़ रहे हो तो आप शॉर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी शॉर्ट किया पूरे चैप्टर को। हाँ बेटा, कुछ पूछना चाहता है, कोई बोलना चाहता है, बोलो। डू यू आस्क समथिंग, एनीबॉडी? चलूं आगे? हेलो। तो इस, हाँ बेटा बोलो, बोलते जाओ, सुन रहा हूं मैं आपको, बोलो। हाँ, जो पूछना चाहता है बेटा बोल दो। क्या कोई पूछना चाहता है कुछ? कोई आवाज आई थी?
देखो बेटा, उसका जो भी मैं बताऊं इसका, क्योंकि हम आमने सामने नहीं है और ये जो है हमारे लिए सबके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक जितना आपको सिर्फ सीखना नहीं है, लर्निंग रिस्पॉन्स से आती है, तो जितना आप रिस्पॉन्स करते जाएंगे उतना आपका लर्निंग पावर इंक्रीज होता जाएगा। अभी मैं देखो आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, आप सोल्व करके और मुझे बताना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है आपने। ये कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो ये आपने सोल्व करके बताना है मुझे, फिर नहीं तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी ट्राई करते जाओ, कॉपी पेन हमेशा साथ रखना जब भी क्लास लेने आओ मेरा आप। ये प्रॉब्लम है आपके सामने। द डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 11.2 decimeter cube of CO2 gas at STP. The mass of KOH required to completely neutralize the gas is. सर स्क्रीन चली गई पूरी। अच्छा, गलत काम लगा लगे क्यों इतनी देर चल आती रहती है। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ला रहा हूँ बेटा, ये किसी ने ना वो उस चक्कर में हिल जाता है ये तो। क्वेश्चन कार्ड हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। दिख रहा है, शो हो रहा है सभी को? आपने बेटा के जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना। मे भी ऑप्शन गलत हो, आपको अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना है। जिसका जो आंसर आता जाए बताता जाए, और नाम भी बताना अपना, मुझे पता लगेगा। आया बेटा किसी का? इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो मैंने अभी आपको गैस दिए हैं, जो अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया, उसी पर बेस्ड है। कितना आया बेटा आपका? सर 28 ग्राम। 28 ग्राम। कौन बोल रहा है, कौन से बैच से? और सर प्रीति। 28 ग्राम, ठीक है। और किसी का? टैक्स पेड है ना, टैक्स पेड 28 ही आ रहा है। कौन बोल रहा है, ये कौन बोला? लविश फ्रॉम लविश 28 ग्राम। और किसी का बेटा? देखो मैं बता रहा हूं अब, ये यहां पर आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम आया था, इसमें कहा था कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसकी रिएक्शन KOH से करवा रहे हो आप, तो मेन जो मैटर करेगा वो उसकी रिएक्शन करेगी। तो इसमें जो रिएक्शन करोगे तो इसमें आपका बनेगा KHCO3 प्लस क्या बन रहा है आपका
साथ में क्या बन रहा है देखो, KHCO3 साल्ट बन गया, और बाकी चीज देखो क्या बनेगी, ये साल्ट तो ये भी था, तो KHCO3 इधर क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KHCO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो आपका Ca, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है, CaO, बेस तो ये होता है, और CO2 होती है, तो KOH जो है एक्चुअली ऐसे करके रिएक्शन करोगे तो KH जो रिएक्शन करेगा ये CO ही रहेगा ना, तो KOH रिएक्शन करेगा तो आपका CO2 कैल्शियम ऑक्साइड बेस, ये भी बेस, बेस के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनेगा, KHCO3, ये तो अलग हो गया, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। जिसको रिएक्शन अब पता लग गई तो अब आप रिएक्शन कर सकते हो। देखो क्या बनाना है आपने, द डीकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 11.2 डेसीमीटर CO2 द मास ऑफ KOH रिक्वायर्ड। आपको देखो KOH को किसके साथ कंपेयर करना है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, टोटल के साथ, तो KOH और CaCO3 ये रहा, तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल से सोल्व करना है तो CaCO3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH, और दोनों का कोफिशिएंट 1 है तो दोनों तरफ 1 1 लगा दो। अब आपको कैल्शियम कार्बोनेट का जो रिएक्शन दिया हुआ है 11.2 डेसिमल CO2 गैस एट STP, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 11.2 CO2 गैस एट दिस, द मास ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द गैस, तो CO2 से करना है तो CO2 भी उतना ही आ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 भी ले सकते हो आप, तो इसका भी 1 ही मोल है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 किससे निकालोगे, जो आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो 11.2 नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 इज इक्वल टू KOH का मास निकालना है, वेट मोलर मास इसका डिवाइड कर दो, कितना आएगा देखो, पोटेशियम का 39 होता है और उसका 17, 39 और 6 कितना हो गया 56, तो ये 56 आ गया, 56 हो गया तो 2 से कैंसिल हो गया और ये 28 आ गया, तो वेट इज इक्वल टू 28 ग्राम। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन आंसर आएगा 28 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपने साथ में केमिस्ट्री भी सोचनी है, ऐसे नहीं रिएक्शन करना, कैल्शियम कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का, और KOH खुद बेस है, CaO भी बेस है, बेस से तो रिएक्ट करेगा नहीं, बेस रिएक्ट करेगा CO2 से, तो CO2 के साथ मिलके क्या बना देगा, KHCO3 और CO रहेगा। तो हमें जो कंपेयर करना था, इसको और इसको करना था, इनके कोफिशिएंट 1 थे तो नंबर ऑफ मोल इसके और इसके इक्वल रख दिए, और आपने कोफिशिएंट जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके मोल जो डेटा दिए हुए हैं उससे बना लिया आपने। क्लियर, किसी को डाउट? नो सर। अगेन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो आप, ये क्वेश्चन सोल्व करना है आपने। प्रॉब्लम है आपका, इन द फॉलोइंग रिएक्शन वी स्टार्ट विद 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन exerting a total pressure of 7 atm at a given temperature in closed vessel. When 50% of nitrogen is converted ammonia, तो partial pressure of ammonia calculate करना है।
आया बेटा किसी का? यस बेटा, शेयर द आंसर। सर 2 एटमॉस्फेयर। 2 एटमॉस्फेयर। 2 एटमॉस्फेयर, ये कौन बोल रहा है बेटा? सर सैफ अंसारी। किस बैच में? 2 ATM। 2 ATM B01। B01। B01 में क्या क्या नाम बताया? रिपीट करना, मैंने सुना नहीं। सर सैफ अंसारी। सैफ अंसारी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 2 ATM। क्या आपका क्या नाम है बेटा? अच्छा, अब ये 2 ATM आया है, तो एक्सप्लेन करेंगे कैसे आया बेटा? सैफ अंसारी आप करेंगे या बेटा आप करेंगे? एक बोल दो, कोई एक बोलो। हमारे टोटल मोल है उन्हें अपॉन में इंटू में प्रेशर टोटल से, और उसके ऊपर जो हमारे अब मोल बच गए 50% यूज होने के बाद, तो 2 - 1 के हमने 50% चले गए, तो 2 अपॉन में 7 इज टोटल मोल्स इंटू में टोटल प्रेशर। 7 से 7 गया। टोटल प्रेशर कितना आया? तो टोटल प्रेशर तो गिवन था ना 7। लेकिन वो तो बेटा इनिशियल था। वो प्रेशर तो इनिशियल था ना 7 ATM। अंसारी आप बताओ, आपने कैसे किया? सर ऐसे क्या है, मतलब कि टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके। टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। टोटल प्रेशर कितना आया था आपका? 7। सर हाँ 7 लिया था। 7 लिया, ठीक है। बट लेकिन जो इसमें एक पॉइंट आ रहा है, दोनों बच्चों ने आंसर दिया है 2। अब लेकिन इसमें एक पॉइंट आ रहा है, दोनों ने टोटल प्रेशर 7 लिया। एक्चुअल में क्या चीज है इसके अंदर? देखो आप, यहाँ पर आपके देखो N2 और H2 दे रखा था। N2 के 2 मोल थे, H2 के 5 मोल थे। तो टोटल कॉन्सेप्ट के साथ आप सोल्व करोगे तो टोटल प्रेशर 7 नहीं रहेगा बेटा बाद में। देखो कैसे होगा, आपने लिया है N2 प्लस लिया है 3H2, है ना, और ये क्या है आपका 2NH3। स्टार्टिंग में आपके पास इसका प्रेशर है 2, इसके मोल है 2 और इसके मोल है 5, तो स्टार्टिंग में अमोनिया 0 होगा। ये बिल्कुल आप ठीक सीख रहे हो। बट इस टाइम पे जो टोटल प्रेशर दे रखा है, इस टाइम पे दे रखा है इनिशियल प्रेशर आपको 7 दे रखा है। अब क्या है कि आप मोल के हिसाब से करना चाहते हो तो मोल के हिसाब से कर लो। अब 2 में से 50% चला गया, मतलब 2 में से 1 चला गया, ये 1 जाएगा तो ये 3 जाएगा, और ये जितना जाएगा उतना ये बनेगा 2। तो इट मीन्स क्या हुआ हमारे पास, यहां पर 2 में से 1 चला गया तो नाइट्रोजन का मोल रह गया 1 और इसका मोल रह गया 2 और अमोनिया के मोल बन गए 2। अब हमारे पास टोटल नंबर मोल हो गए 2, 2, 4 और 1, 5। और जो अमोनिया है, हमें किसका प्रेशर चाहिए था? अमोनिया का चाहिए प्रेशर। तो अमोनिया का जो हमें प्रेशर चाहिए, तो वो प्रेशर अब हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास 2 चीजें हैं। पहले इनिशियल टोटल नंबर हो PV = nRT, PV = nRT, जिसमें से वेरिएशन सिर्फ P और N का हो रहा है। तो हम कह सकते हैं P1/P2 N1/N2। तो टोटल प्रेशर हमारे पास P1 जो दे रखा था 7 दे रखा था, P2 हमें नहीं पता अब कितना प्रेशर हो गया, हमें नहीं पता, = N1। पहले नंबर ऑफ मोल 2 और 5 7 आ रहे थे, और अब जो नंबर ऑफ मोल है 2, 2 4 और 1 5 आ रहे हैं। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। टोटल प्रेशर अब जो फाइनल हो गया है वो आ गया 5 ATM का। अब हमें क्या चाहिए? NH3 का प्रेशर चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 = मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इनटू टोटल प्रेशर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 कितने हमारे पास? 2, और टोटल नंबर ऑफ मोल 2, 2, 4 और 1 5 × 5। एक्सप्लेनेशन बेटा ऐसे देंगे आप।
तो ऐसा देंगे तब 2 आएगा। एक तरीका आपका ये हो जाएगा। लेकिन आप अगर 7 डायरेक्ट लेके करेंगे ना तो वो गलत है, क्योंकि आपके पहले नंबर ऑफ मोल 7 थे, उनका प्रेशर 7 था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इजी क्वेश्चन था कि इसका प्रेशर, इसके मोल 2 दे रखे हैं, इसके मोल 5 दे रखे हैं, टोटल मोल तो 7 हो गए, तो प्रेशर भी तो 7 दे रखा है, तो प्रेशर भी तो ऐसे ही जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, मैं क्या कह सकता हूं कि इसके अंदर ये बोल सकता हूं कि भाई इसका मान लेते हैं 2 ATM प्रेशर, तो इसका मान लेते हैं 5 ATM। ऐसे भी कर सकते थे आप, ये 2 ATM, ये 5 ATM, बाद में 1 ATM चला गया तो इसका 3 ATM चला जाएगा, तो ये 1 ATM जाएगा तो अमोनिया का डायरेक्ट पता लग जाएगा 2 ATM। बट अगर आपका ये तो वैल्यू ऐसी थी जो कैंसिल हो रही थी, अगर वैल्यू कैंसिल नहीं होती तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकता था, तो 7 नहीं रहेगा बाद में। ध्यान ये रखना है कि पहले 7 मोल का प्रेशर 7 था, लेकिन बाद में 5 मोल का 5 होगा, तो आप जो है पूरे कॉन्सेप्ट से चलेंगे कि बाद का प्रेशर कितना आया, वो आया 5, टोटल प्रेशर 5, और फाइनली हमें अमोनिया का प्रेशर चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन फाइनली इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन फाइनली जो है हमारे पास वो इसके 2 मोल है, टोटल 5 मोल है, 2/5 इंटू 5। एक्चुअली अगर ये वैल्यू चेंज होती ना तो ये, अगर ये 7 नहीं रखता मैं, ये 9 या 8 रख लेता, तो ये सारा प्रॉब्लम जो होता वो फिर आपका डिस्टर्ब हो जाता, फिर आपका प्रॉब्लम जो है इसी तरीके से सोल्व करते तभी होता, नहीं तो नहीं होता, क्योंकि ये तो 7 था, बाद में 5 था, इसलिए कैंसिल हो गया, रेशियो वही दे रखा था मैं। क्लियर। इसी क्वेश्चन में सपोज मैं ले लेता हूं, इफ इनिशियल प्रेशर है 8, क्वेश्चन बनाओ अब, इफ इनिशियल प्रेशर 8 ATM, देन पार्शियल प्रेशर निकालो अमोनिया का, तो कैसे सोल्व होगा देखो। बाकी सब कंडीशन सेम है, इनिशियल प्रेशर 8 ATM कर दिया मैंने, और पार्शियल प्रेशर अमोनिया चाहता हूं मैं। कितना आंसर आएगा निकालो। 16/7 है ना। तो अब देखो चेक करते हैं हम, N2 16/7। हाँ, अब पूरा प्रोसीजर से चलते हैं। देखो हम, ये केस है, हम स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, इनिशियली में इसके 2 मोल थे और इसके 5 मोल थे, ये 0, 50% चला गया, फाइनली 2 में से 1 चला गया, 5 में से 3 चले गए, क्योंकि 1:3 में जाएंगे और ये 2 बन गए। क्लियर। अब क्या हो गया कि हमारे पास रह क्या गया, नाइट्रोजन का 1 मोल रह गया, इसके 2 मोल रह गए और इसके 2 मोल रह गए। तो इनिशियल टोटल वो नंबर ऑफ मोल्स तो 5 और 2 7, फाइनल टोटल नंबर ऑफ मोल 2 2 4 और 1 5। इनिशियल प्रेशर जो दे रखा है वो है आपका 8 दिया था ना मैंने, और फाइनल प्रेशर नहीं पता हमें, क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, डाल्टन्स लॉ लगाओगे, इनटू टोटल प्रेशर लगाओगे आप। टोटल प्रेशर लेकिन कौन से वाला, फाइनल वाला, तो 7 नहीं लगाना, वो इनिशियल था, वो चेंज हो गया। अब क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन तो 2 मोल डिवाइडेड बाय टोटल 2 2 4 और 1 5। अब टोटल प्रेशर में कितना लगाऊंगा वो निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, PV इज इक्वल टू NRT से, P1/P2 इज इक्वल टू N1/N2। तो P1 कितना था 7, P2 आपको कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले कितने थे, N1 7 और बाद वाले जो है 5, तो P2 कितना आ गया, कुछ क्या कर दिया मैंने, बाद वाला प्रेशर तो कुछ और लिया था ना मैंने, प्रेशर कितना 8 लिया था मैंने, 8, ये 8 लिया था, तो 8 इज 7 5, तो इसका मतलब P2 कितना आ गया आपके पास, 8 5 या 40/7, तो यहां आप रखोगे 40/7, तो ये कितने पे जा रहा है आपका 8 पे, तो देखो 16/7 आ गया। अगर आप पहले वाले प्रोसेस से करते 7 वाले से तो आंसर गलत आ जाता, तो आपने पूरा कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्लियर। जब भी ऐसा आए तो पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब मोल भी दे रखे हो, प्रेशर भी दे रखे हो, तो पहले मोल के कैलकुलेशन बना के फिर प्रेशर नए वाला निकाल के फिर नए वाले प्रेशर को मोल फ्रैक्शन वाले में इसमें यूज करना है। देन देखो फिर मैंने एक मतलब कुछ सैंपल चूज किए हैं मैंने आपके लिए, तो इनमें इनको क्वेश्चंस को ध्यान देना आपने। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल एनटीए वगैरह में, अभी देखोगे ना तो कई लोगों ने किया है कि एनटीए में जो क्वेश्चन है वो सारे उठा के वेबसाइट बना के शेयर कर रखी हैं, तो उसमें ऐसे लगता है कि भाई जो क्वेश्चन हम वहां करते हैं
और वही एनटीए में आते हैं। ऐसा है नहीं, एनटीए से उठा के वहां कर दिए गए हैं सारे। तो अब देखो उस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आप जैसे ये वाला एग्जांपल अब करो सोल्व। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से करना। सर ये जो कंपाउंड बना है सर, ये एक बार क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार बता देना क्या है ये कंपाउंड है TI 1.44। उसका जो नंबर दे रखा है बेटा वो 1.44 दे रखा है, 1.44 दे रखा है। 1.44 ग्राम ऑफ टाइटेनियम रिएक्ट विद एन एक्सेस of O2 and produce X gram of non-stoichiometric compound titanium 1.44 O1. The value of X in grams. सर 1.77 ग्राम। 1.77 आ रहा है। और किसी का बेटा? देखो प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं है, ऐसे एग्जाम में प्रॉब्लम मिल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। जो हमने किया है उसी के हिसाब से करना है आपको। भाई आप क्या कर रहे हो, टाइटेनियम ही तो ले रहे हो आप, और टाइटेनियम से क्या बना रहे हो, जो कंपाउंड बना रहे हो वो बना दो। टाइटेनियम है 1.44 O1। भाई ये 1.77 किसने आंसर बताया था? सर लविश। लविश, इसने आपने 1.77 निकाला है, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना यूज किया? सर 48। तो अब कुछ बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये आ सकता है कि ये 48 कैसे हुआ। वैसे तो कई बार एग्जाम में तो देता है, अगर कभी नहीं दे बेटा तो इसके लिए मैं देखो एक तरीका बता रहा हूं आपको। जब आपको एग्जाम में नहीं दिया हो तो आप एटॉमिक नंबर का अप्रोक्सीमेट डबल करके सोल्व कर दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट डबल लेके करना है। तो देखो टाइटेनियम है और टाइटेनियम से ये बना रहे हो आप, तो आप टाइटेनियम एटम को कंजर्व कर दो, मतलब एटम कंजर्वेशन लगा दो। टाइटेनियम इधर कितने इधर कितने बैलेंस कर दो। तो ये टाइटेनियम है इधर 1.44, तो यहां लगा दो 1.44। अब देखो एटम कंजर्वेशन हो गया, जो मैंने आपको अभी शॉर्ट ट्रिक्स में भी बताया था कि जो आपको इक्वेशन दी होती है बैलेंस करके, और आप बैलेंस करके अब आप क्या है इनके नंबर ऑफ मोल सोल्व करो। नंबर ऑफ मोल ऑफ टाइटेनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ जो भी ये आपका ऑक्साइड है टाइटेनियम का, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्साइड। इसका कोफिशिएंट मैंने बोला था इधर लगा दिया करो 1.44, इसका कोफिशिएंट इधर लगा दिया करो 1 into n T1। अब 1 नंबर ऑफ मोल टाइटेनियम के, देखो टाइटेनियम का वेट दे रखा है 1.44 और डिवाइडेड बाय इसका फार्मूला वेट। सपोज फार्मूला वेट गिवन है मोलर मास, तो अच्छी बात है, याद तो सबको होता नहीं है, लेकिन गिवन है, किसी ने पहले किया हो तो याद हो सकता है, लेकिन वैसे याद नहीं होता है। मुझे तो आज तक हुआ नहीं इतने सालों में टाइटेनियम का याद, तो गिवन होता है इसमें क्वेश्चन में मोलिकुलर वेट। तो टाइटेनियम का जो गिवन मोलिकुलर वेट होता है, तो वो मोलिकुलर वेट निकालो, कैसे आएगा देखो। वैसे इसका टाइटेनियम देखो, स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम 21 टाइटेनियम 22, अप्रोक्सीमेट देखो 22 का डबल करोगे 44 45 के आसपास हो जाएगा। गिवन होगा तो 48 होता है, इसका वैल्यू होता है 48 इज इक्वल टू 1.44 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्साइड, तो इसी का वेट तो निकालना है आपको, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इसका फार्मूला वेट। तो टाइटेनियम का तो पता लग गया आपको 48, तो 48 इंटू 1.44 प्लस ऑक्सीजन का लगाना है आपने, तो ऑक्सीजन का 16 होता है,
तो देखो सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, सिर्फ x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो मैंने क्या किया, चीज क्या की, पॉइंट तो वही था जो बेटा हमने पढ़ा पहले, हमने उसी को बैलेंस किया है। ट्रिक वही यूज किया, टाइटेनियम इज इक्वल टू टाइटेनियम ऑक्साइड के मोल। अब टाइटेनियम को बैलेंस कर दिया, बिकॉज हमें टाइटेनियम और इसके बारे में पता करना था। बैलेंस करके दोनों के मोल बराबर रखे और दोनों के कोफिशिएंट इनवर्स कर दिए। इसके मोल इसके वेट से निकाल लिए, इसके मोल इसके वेट से निकाल लिए, एक्स कैलकुलेट हो गया। इज इट क्लियर? किसी को डाउट? इक्विवेलेंट कंसेप्ट से हो जाएगा। इक्विवेलेंट कंसेप्ट से इसको नहीं करेंगे हम, क्योंकि इक्विवेलेंट में क्या है कि फिर हमें इसके वो चार्ज नहीं पता कितना कितना आएगा, और टाइटेनियम जो है इसमें एक चार्ज नहीं है। अगर एक होता तो एक चार्ज होता ना, इसका मतलब टाइटेनियम +2 +4 2 3 के अंदर है, तो तब इक्विवेलेंट की बजाय हम मोल लगा रहे हैं इसमें। अगर एक ही होता, सिर्फ TiO लिखा होता, TiO, तब इक्विवेलेंट से कर देते, क्योंकि हमें तो इसका चार्ज पता है। फिर उसका TiO है तो +2 है, देन तो आप एन फैक्टर निकाल सकते हो, लेकिन अब एन फैक्टर क्लियरली निकलेगा नहीं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, एक प्रॉब्लम और दिया है मैंने आपको। ये प्रॉब्लम बनाओ आप। 0.016 molar of an acid solution benzene is dropped on a water surface. The benzene evaporate and the acid form a monomolecular film of solid type. What volume of the above solution would be required to cover 500? ये लिखा हुआ है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। सरफेस एरिया ऑफ वाटर विद मोनोलेयर एसिड, एरिया कवर्ड बाय सिंगल एसिड मॉलिक्यूल, नैनोमीटर स्क्वायर कर दो। नैनोमीटर स्क्वायर मोल कंसेप्ट में भी कर सकते हो, वैसे सॉलिड सरफेस वाली केमिस्ट्री में भी आ जाता है, लेकिन मोल कंसेप्ट से भी हो सकता है। हुआ बेटा किसी का? आया किसी का बेटा? इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा बस ये लैंग्वेज बड़ी बड़ी दिखाई देती है। जितने भी क्वेश्चन देखो मैंने दिए, लैंग्वेज ऐसे लग रही थी जैसे पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखा आपने कि इजी कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं, इजीली कैलकुलेशन भी बन रहा है। मैं बताऊं? हेलो, सुन रहे हो बेटा? मेरी आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स करो। यस सर। चलो लेट्स सी, मैं बताता हूं। देखो देखो इसमें आपको क्या कह रखा है उसने, कहता है कि किसी सॉल्यूशन को आपने निकाल दिया और उसमें सरफेस एरिया जो वाटर है, वाटर के ऊपर फैला दिया आपने।
तो ये वाटर रहा, और वाटर का टोटल एरिया बेटा आपको दे दिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस पर जो आपने ऊपर पार्टिकल डाले हैं, जो आपने ये बेंजीन के ऊपर एसिड सॉल्यूशन डाला, इसके पार्टिकल आके ऐसे आ गए, उसने इसको कवर कर लिया। अगर इसको कवर कर लिया और एक का उसने एरिया बता दिया कि एक का एरिया है 0.2 नैनोमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब टोटल एरिया पता है और 0.2 नैनोमीटर स्क्वायर है। तो देखो मैं हिंट देता हूं, फिर बनाओ आप। तो इससे क्या निकाल सकते हो आप? नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे आ जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल जो हो जाएंगे वो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। अब आपको देखो मोलरिटी दे रखी है और वॉल्यूम निकालना है। सिंस नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल नंबर से कैसे निकालते हो? नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये देखो हो गया प्रॉब्लम, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो नंबर यहां से निकाल के इस फार्मूले में रखो और अब कैलकुलेट करो वॉल्यूम। अब करो जरा, ट्रिक दे दिया मैंने। यही मैंने बोला था कि डिफिकल्ट नहीं होती प्रॉब्लम, थोड़ा सा उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल वाला ही कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर अपॉन एन ए, एम इनटू वी। तो एन आप निकालना था, सिर्फ एन यहां से। कन्वर्जन फैक्टर भी ध्यान रखोगे आप, कैलकुलेट करो। तो टोटल एरिया देखो, निकालता हूं मैं एन। टोटल एरिया 500, बट ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल उसने दे रखा था 0.2 नैनोमीटर का स्क्वायर। नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर का स्क्वायर कर दिया। तो ये सोल्व कर लो, कितना आ रहा है? ये 500, ये 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0.2 ये -18 मीटर स्क्वायर से कैंसिल, एन आ गया। अब सिंस एन अपॉन एन ए और मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो एन आपका आ गया 500, 10⁻⁴। अब कैलकुलेट कर लेना, बाकी क्या रह गया? 0.2 इंटू 10⁻⁻18 और एवोगैड्रो नंबर और आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू मोलरिटी गिवन है आपको 0.167 था शायद, 0.016 वॉल्यूम निकालो, लेकिन ये वॉल्यूम लीटर में निकलेगा, बाद में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो मिलीलीटर आ जाएगा। 1000 से जो वॉल्यूम आए उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो मिलीलीटर में आ जाएगा। तो अब ये मिलीलीटर हो जाएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सारा प्रॉब्लम आप देखोगे कि सारा मोल कंसेप्ट का ही है, मोल कंसेप्ट में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। क्लियर बेटा? यस सर। जैसे जैसे बेटा क्वेश्चन दूं इसको आपने करना है। अभी जैसे मैंने बताया कि आज आपका नेक्स्ट, देखो आज तो फर्स्ट डे था, जैसे नेक्स्ट डे अब क्या करेंगे, जैसे नेक्स्ट डे आते ही मैं आज जो आपको डीपीपी शेयर करूंगा वो जाके आपने डीपीपी ऑनलाइन सोल्व करनी है। उस डीपीपी को सोल्व करना है। फिर हम क्या नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सबसे पहले मैं उस डीपीपी का सॉल्यूशन पूछूंगा आपसे और डाउट पूछूंगा, भाई क्या किसको प्रॉब्लम है। पहले 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी लगेगा वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर में रिवीजन के लिए दूंगा उसके कुछ आउटलाइंस बताऊंगा आपको, नेक्स्ट चैप्टर की आउटलाइंस बताऊंगा। और कुछ मैं क्वेश्चन जैसे आपसे आज शेयर कर रहा हूं 4, 5, 6, 7 जितना टाइम की अवेलेबिलिटी होगी उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन करूंगा। तो ये हमारा डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम रहेगा। फिर कुछ ही दिन के बाद वीक जो भी हम डिसाइड करते हैं पर वीक, फिर जितना भी टॉपिक हो जाएगा उसका हमारा टेस्ट हो जाएगा या फेज के अकॉर्डिंग होगा, जैसे भी वो टेस्ट का शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा जितना भी आपका ये होगा। और इसके अलावा क्या होगा, हर एक क्लास के अंदर मैं लास्ट में आपको, जैसे अभी ये क्लोज कर रहा हूं तो अभी नेक्स्ट में जो टाइम दूंगा आपको, ये टाइम दूंगा आपके पर्सनल डाउट के लिए,
किसी भी बच्चे का पर्सनल डाउट है तो वो अपना इस पर डिस्कस कर सकता है अपना, कि सर जो भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी तरह का दिक्कत आ रही है या कैसे करना है, जो मेरा हेल्प होगा वो मैं करूंगा। और जो प्रॉब्लम की डाउट है वो मैं अभी आपको ये नंबर शेयर कर रहा हूं कि जो प्रॉब्लम है वो आप इस पर भेज दिया करो पहले, क्लास से पहले। तो वो मैं यहां पर शेयर कर दूंगा। उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो प्रॉब्लम सबके साथ शेयर हो जाएगी। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेजना आप 9929191327 पर। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे प्रॉब्लम मुझे पहले ही, जिसकी भी जो प्रॉब्लम होगी। लेकिन प्रॉब्लम होनी बेटा रिलेटेड चाहिए। जैसे अब मुझे जो प्रॉब्लम आज शेयर करेगा वो इसी चैप्टर से रिलेटेड करनी है आपने, जो कल हम करेंगे वो उस चैप्टर से रिलेटेड करनी है। ऐसे अलग 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 नहीं भेजनी, अलग अलग भेजनी है तो वो अपना पर्सनल पूछेगा। जो डाउट का टाइम दूंगा उसमें पर्सनल पूछ लेगा अपने डाउट। और अभी जिसका भी जो अब प्रॉब्लम है पर्सनल, अब जो जाना चाहता है वो जा सकता है, और जिसका कोई प्रॉब्लम है, अपना कोई डाउट या कोई पूछना चाहता है तो वो डिस्कस कर सकता है। अभी मैं 10 to 15 मिनट और हूं, क्योंकि बाद में फिर दूसरा क्लास आएगा आपका। तो जो लेफ्ट होना चाहता है वो हो सकता है, और जिसने पूछना है अपना कोई डाउट वगैरह है तो वो मेरे से शेयर कर सकता है। सर हाँ बेटा। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ बेटा, बोलो। सर ये टाइटेनियम वाला क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन। टाइटेनियम में देखो, ये टाइटेनियम दे रखा था आपको, पीछे चल देता हूँ, चलो किया हुआ है। फोन लिया है क्या? सर आपकी आवाज नहीं आती। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ देखो बेटा, तो एक तरफ टाइटेनियम था, दूसरी तरफ अब आ रही है आवाज बेटा? टाइटेनियम ऑक्साइड है। अब टाइटेनियम को बैलेंस कर दिया मैंने। टाइटेनियम इधर 1.44 था तो इधर 1.44 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी टाइटेनियम 1.44 हो गए, इधर भी टाइटेनियम 1.44 हो गए। अब मैंने दोनों के मोल इक्वेट किए। दोनों के मोल इक्वेट जब करते हो तो जो इनका कोफिशिएंट होता है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। तो इधर नंबर ऑफ मोल ऑफ टाइटेनियम, इधर नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्साइड टाइटेनियम के। ये 1.44 कोफिशिएंट इसका है तो ऑक्साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 1 है तो इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ टाइटेनियम, वेट दे रखा है मुझे 1.44, डिवाइडेड बाय इसका फार्मूला वेट मतलब एटॉमिक वेट, वो 48 होता है तो डिवाइड कर दिया 48 से, इक्वल टू 1.44 तो गिवन था, इनटू ऑक्साइड का वेट x ग्राम था तो x लिख दिया। टोटल टाइटेनियम ऑक्साइड का फार्मूला वेट लिखना है मुझे, एक टाइटेनियम का 48 इंटू 1.44 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो ये रख दिया, तो x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा जिसने पूछा था ये? यस सर। और किसी का बेटा कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर ये बेंजीन वाला दोबारा समझा दो। कौन से वाला? सर ये लास्ट वाला जो आपने करवाया था बेंजीन वाला।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बताओ, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो प्रॉब्लम आ रहा है उनको। ये देखो अब आ रहा है आवाज? यस सर। अभी आ रही है बेटा आवाज? यस सर। हाँ, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल। और उस पर जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल का है 0.2 नैनोमीटर स्क्वायर। तो कितने पार्टिकल हैं ये निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं? टोटल एरिया डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे ये सारे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाले मैंने? टोटल एरिया दे रखा है देखो 500, और नैनोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 10-2 मीटर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर। नीचे देखो एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल 0.2 नैनोमीटर था, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10-9 मीटर होल स्क्वायर 2। तो इससे नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया। अब आपके पास देखो एक सिंपल फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल नंबर से कैसे निकाल सकते हो? गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर आप निकाल चुके हैं ये वाले, एवोगैड्रो नंबर का फार्मूला आपको आता है, रख दिया। मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम निकाल लिया। बट ये वॉल्यूम किस में आएगा? आपका लीटर में आएगा, बिकॉज यहाँ देखो ये बच्चे म्यूट कर देते हैं। मुझे क्यों कर रहे हैं ये म्यूट? मुझे मत करो ना बेटा, फिर बताऊंगा कैसे मैं आपको। ये देखो, तो इसमें क्या हो गया आपका? तो इससे वैल्यू पुट कर दिया हमने। तो ये देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो नंबर हमने निकाल लिया, ये वाला नंबर रख दिया, एवोगैड्रो नंबर रख दिया, मोलरिटी रख दी, वॉल्यूम निकाल लिया। बट ये वॉल्यूम लीटर में आएगा, आपको आंसर में मिलीलीटर में दे रखा है। तो जितना वॉल्यूम आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो मिलीलीटर भी आ जाएगा, इसलिए मैंने 1000 भी लगा दिया यहाँ पर। तो अब आंसर आपका मिलीलीटर में आ जाएगा। क्लियर? यस सर। और किसी का डाउट बेटा? पूछ सकता है किसी का, और भी कोई प्रॉब्लम है तो। प्रोपोर्शन। हाँ बेटा बोलो। हाँ, जिसने नहीं पूछना है वो चाहे लेफ्ट हो सकता है या बैठा भी रहे तो क्वेश्चन उसके पास आता रहेगा, और जिसने कुछ पूछना है वो अपना पूछ सकता है। क्या बात, एग्जाम देने जा रहे हो? डाउट बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा कैसे है? आपके टॉपिक तो शेयर हो जाता है ना पहले, आपका टॉपिक शेयर हो जाता है ना, उससे अपने डाउट भी रखा करो उस टॉपिक से रिलेटेड। आज और मैम तो क्लास में मेरी बकवास मार रहे बच्चे। और किसी का डाउट? चलो नहीं डाउट है तो मैं लीव कर रहा हूँ अभी बेटा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सर वो टीपीपी कहाँ पे शेयर होगी? वो अभी ना हर्ष सर, हेलो मधु मैडम, ये डीपीपी जो आपका ई काइट्स है ना, आप इस पे जाना, ऑनलाइन ई काइट्स होगा। ई काइट्स पे आप जो पुराने वाले स्टूडेंट है वो लॉगिन करेंगे तो उसमें आपकी डीपीपी आ जाएगी, लिखा हुआ आ जाएगा उसके अंदर। फिर भी दिक्कत आए तो मधु मैडम का नंबर है आपके पास? यस सर है। मधु मैडम का नंबर होगा ना, तो मधु मैडम से आप बात कर लेना अगर फिर भी किसी को दिक्कत आए डीपीपी में निकालने में। ये टॉपिक कहाँ पे पता लगता है? टॉपिक तो आपके पास मैसेज आया होगा। सर मैसेज में नहीं आता टॉपिक। अच्छा टॉपिक नहीं आया था, मैसेज में नहीं आया था, सिर्फ क्लास का मैसेज किया था सिर्फ?
कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से टॉपिक भी आ जाएगा आपका। जैसे मैं अब आपको बता दूं कि कल अब नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक जो होगा, वो जो डीपीपी दे रहा हूँ वो तो दे रहा हूँ आज एटॉमिक स्ट्रक्चर और रिडॉक्स की, और नेक्स्ट क्लास में जो रखूंगा मैं आप वो रखूंगा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग रहेगा, तो वो प्रिपेयर करके आना साथ में आप। ओके सर। क्लियर? ओके सर। यस सर। ओके बेटा, सी यू टिल द नेक्स्ट क्लास, फिर देखते हैं हम। पागल। यस